हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे 6। इसके पहले आपके 5 टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुकी हैं। आई होप आपने उन्हें देख लिया होगा। ठीक है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस करेंगे और आपका न्यू पैटर्न के हिसाब से जो भी है उसी के बेस पर करेंगे। एक तरीके का ये मॉडल पेपर होगा। बट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है, एक तो इक्तादारी व्यवस्था, ये भूमि से संबंधित है। तो इक्तादारी व्यवस्था जो है वो किसने दी थी? इल्तुतमिश ने दी थी। मुद्रा प्रणाली भी किसने दी थी? इल्तुतमिश ने ही दी थी। और सैन्य संगठन इल्तुतमिश की ही देन है। तो ये सभी इल्तुतमिश की देन है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश के बारे में कुछ और पॉइंट भी याद रखना आप, जैसे कि इन्होंने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, और जो बदायूं का जामा मस्जिद है उसका भी निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने ही करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अकबर के शासन में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो जो महाभारत था उसको फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, उसका नाम था रज्मनामा। ठीक है, रज्मनामा का मतलब होता है कि युद्ध की पुस्तक या युद्ध का पुस्तक होता है। ठीक है, और इसको अनुवाद करने वाले का नाम क्या था? बदायूनी नकीम खां। क्या नाम था? बदायूनी नकीम खां। बदायूनी नकीम खां था। दूसरे जो थे वो थे इसमें अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान। तो 3 लोगों ने मिलकर, ठीक है, बदायूनी याद रखना और शेख सुल्तान याद रखना। तो 2 में तो बदायूनी आएगा। ठीक है, बदायूनी नकीम खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान, इन तीनों ने ही मिलकर फारसी भाषा में महाभारत को रज्मनामा के नाम से लिखा था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? तो गायत्री मंत्र का संबंध अगर यहाँ पर पूछा जाए तो वो किससे है? सावित्री से है। ठीक है, तो यहाँ पर सावित्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बौद्ध गाथाओं यानी माइथोलॉजी में हाथी प्रतीक है। हाथी किसका प्रतीक है? तो जो बौद्ध धर्म है उस बौद्ध गाथाओं में अगर हाथी की बात करते हैं तो ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। ठीक है, क्या है ये? बुद्ध का जन्म है जो उसको हाथी का प्रतीक दिया गया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था? तो सदाशिवराम भाऊ ने किया था। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो जो फर्स्ट इसकी लड़ाई थी वो थी 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। जीता कौन था? बाबर जीते थे। दूसरी लड़ाई जो पानीपत की हुई थी वो 1556 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? तो वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया था। और तीसरी लड़ाई मराठों की सेना का हुआ था, जिसका संचालन किसने किया था? सदाशिवराम भाऊ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लिखिए। ठीक है, यहाँ पर मार्ले मिंटो है, कैबिनेट मिशन है, क्रिप्स मिशन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। तो अगर हम मार्ले मिंटो की बात करते हैं तो मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये 1919 में आया था। अब आपको क्या करना है? इनको एक सीक्वेंस से करना है। तो सबसे पहले कौन सा? 1 है, फिर 4th है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो 1, 4, 2, 3 किस में है? सी में है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, संस्था और संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो एनी बेसेंट इसका सही है। ठीक है, गदर पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो लाला हरदयाल राय थे, सही है। काशीराम, ठीक है, सही है। ठीक है, होम रूल लीग पूना, जो होम रूल लीग पूना है इसकी भी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आता है आनंद मोहन बोस की और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, SN बनर्जी। बट यहाँ पर NM जोशी दिया हुआ है तो यही मैच नहीं कर रहा है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन याद रखना कौन है? SN बनर्जी। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बनर्जी हैं, SN बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट अभी हमने ऊपर देखा था, कब आई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड? 1919 में। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार कौन बनी है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। जो बाल्कन प्लान था ये किस चीज का उपज था? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास W वर्चिक के मस्तिष्क का,
M.A. जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटेन के मस्तिष्क का। तो बाल्कन प्लान क्या था, ये जो था भारत विभाजन का बाल्कन प्लान, ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क के ऊपर स्थित। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, महात्मा गांधी, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर JB कृपलानी जो थे, ये स्वतंत्रता के समय, JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगर पूछा जाता है सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो याद रखना जो सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, ये सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले जो थे सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ठीक है। नंदा देवी चोटी कहाँ पर स्थित है, किस हिमालय पर्वत में स्थित है, तो नंदा देवी चोटी जो है कुमाऊं हिमालय का भाग है, ठीक है। तो असम हिमालय का भाग, कुमाऊं का नेपाल का, पंजाब का। तो नंदा देवी चोटी जो कुमाऊं हिमालय का है और सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 7,817 मीटर लंबी है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, किसकी, कुमाऊं हिमालय का भाग है। वहीं पर अगर हम असम हिमालय की बात करते हैं तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच बहती है, ठीक है, तीस्ता एंड दिहांग के बीच का भाग है, ठीक है। पंजाब हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय में जो सर्वोच्च आता है वो हो जाता है आपका काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, ठीक है। तो ये हो जाते हैं किसके, पंजाब हिमालय के भाग में। और अगर यहाँ पर पूछा गया है, हाँ, असम का हो गया तीस्ता और दिहांग, पंजाब का हो गया काराकोरम, लद्दाख जस्कर, ठीक है, पीर पंजाल, और कुमाऊं का हो गया नंदा देवी। याद रखना जो कुमाऊं हिमालय है ये उत्तराखंड यानी कि नैनीताल का, वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है उसे क्या कहा जाता है, तो रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई उसको थीन बांध योजना कहते हैं, क्योंकि जो टिहरी बांध परियोजना ये भागीरथी नदी पर बनी हुई है, माही बांध जो ये माही नदी पर बनी हुई है, ठीक है। टिहरी बांध कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, और ये सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने का सबसे ज़्यादा मेगावाट पावर की योजना बनाई गई थी, कहाँ पर, टिहरी बांध पर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही शब्द चुनिए। जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की बात करें तो ये सबसे नीचे वाला मंडल होता है, ये सामान्य ताप पतन दर है, ठीक है। समताप मंडल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो वायु है, वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह होता है। ओजोन मंडल की बात करें तो ओजोन मंडल क्या है, जो परावैंगनिक किरणों को ऑब्जॉर्व करती है। आयन मंडल की बात करें तो यह विद्युत चुंबकीय किरणों का परावर्तन करती है, ठीक है। तो अब इसको एक सीक्वेंस में मिला लो, 4 3 2 1, कौन सा ऑप्शन होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है यमुना नदी के किनारे बसा शहर है, तो यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, एक तो दिल्ली ही बसी हुई है, ठीक है, दिल्ली के साथ ही साथ आगरा भी है और मथुरा भी है। तो इसमें से ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया हुआ वो देख लो, तो यहाँ पर ऑप्शन है आगरा, तो यमुना नदी के किनारे बसा शहर क्या हो जाएगा, आगरा राइट आंसर हो जाएगा। देश के निम्नलिखित प्रमुख नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के सही जोड़े मिलाने हैं, ठीक है। सतलज की बात करते हैं, सतलज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सतलज जो है ये निकला है राक्षस ताल से, ठीक है। झेलम नदी की अगर हम बात करते हैं, शेषनाग, नाग ने काट लिया तो झेल गए, ठीक है। कावेरी ब्रह्मगिरी, ठीक है, क्या गिरी, ब्रह्मगिरी। तो इस तरीके से नर्मदा अमरकंटक से निकली हुई है, तो इसको भी मैच कर दो, 4 3 1 2, ठीक है, 4 3 1 2 किसमें है, 3 4 1 2, 3 4 1 2 किसमें दिया हुआ है, तो ये पहला ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्राय कैसी होती है, बेलोचदार होती है, ठीक है। अब बेलोचदार होती है, यहाँ पर भी याद रखना कि भारत में कृषि उत्पादन से जो रोजगार मिलता है वो लगभग कितना है, 48% है। और सबसे ज़्यादा फसल की बात की जाए कि कृषि उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा किस फसलों के उत्पादन होता है, तो गेहूँ और चावल, याद रखना, ठीक है, क्या, गेहूँ और चावल। तो भारत में गेहूँ और चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, 48% रोजगार कृषि ही है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ की आपूर्ति प्राय कैसी होती है, बेलोचदार होती है।
नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है वो मत्स्योद्योग से संबंधित है। और मत्स्य उद्योग में सबसे आगे कौन से है? तो यहाँ पर चीन याद रखना सबसे आगे है मत्स्य उद्योग में, जिसको हम नीली क्रांति के नाम से कहते हैं। कृषि और सिंचाई ये क्या है? हरित क्रांति में आ जाएगी, ठीक है। फसलों का उत्पादन ये सब हरित क्रांति में आ जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तिलहन और दलहन तो ये पीली क्रांति में आ जाती है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ पर है? पारादीप में स्थित है, ठीक है। पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में है। निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? तो खरीफ की फसल इसमें से क्या नहीं है? तो खरीफ की सबसे मुख्य फसल क्या है? धान है, ठीक है। और धान के साथ साथ मक्का और मूंगफली भी है। क्या नहीं है? तो वो है मसूर, जो खरीफ की फसल नहीं है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1977 में, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में बालक बालिका का अनुपात सबसे कम था? तो किसका अनुपात सबसे कम था? हरियाणा का था, ठीक है। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में किया गया था? तो भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन अगर पूछा जाए तो ये किया गया था 1917 में भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनावों में मतदान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तो ये है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये भी है, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना ये भी है। तो क्या नहीं है? लोक चुनावों में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। और जो मूल कर्तव्य है ये पहले संविधान में नहीं था, ठीक है। इसको बाद में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के हिसाब से। कब? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को। और कितने मूल कर्तव्य हैं इस समय पर? 11 मूल कर्तव्य हैं। धन विधेयक और हाँ, मूल कर्तव्य में एक और याद रखना, इसको कहाँ से लिया गया है? ये 4 का और 51 का, ठीक है। ये आर्टिकल 51 का, भाग है 4 का, तो ये भी याद रखना है आपको। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया जाता है, जिसको हम मनी बिल के नाम से जानते हैं? वो अनुच्छेद 110 में आ जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश देता है? तो जो अनुच्छेद 40 है ये ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देश देता है। वहीं पर अगर हम अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो इसको संवैधानिक उपचार कहा जाता है, ठीक है। और 48 की बात करते हैं तो यहाँ पर सुरक्षा किया गया कृषि और जो गाय वगैरह हैं, दुधारू पशु हैं, इनका सर्वेक्षण किया जाए, यानी कि इनको संरक्षण किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो विटामिन ए से क्या होता है? रिकेट सही है। बी से बेरी होता है। सी से स्कर्वी होता है, ठीक है। तो ये सभी ही सही है यहाँ पर। सॉरी, विटामिन ए से यहाँ पर रतौंधी होता है, रिकेट्स नहीं होता। विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी होता है। रिकेट्स जो विटामिन डी से होता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेकंड और थर्ड, केवल बी यहाँ पर सही है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद, इको मार्क का मतलब होता है इको फ्रेंडली, है ना, पर्यावरणीय दृष्टि से क्या है? वो अनुकूल है, इसलिए इको मार्क इसको बोलते हैं। और ये कब आया था? तो ये आया था 1992 में। और ये कैसा होता है? तो जो सुराही होती है, घड़ा होता है ना, उसी आकार का इस पर एक चिन्ह बना होता है, ठीक है। वहीं पर ये तो इको मार्क की बात हो गई, ठीक है, जो पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल होता है। तो बस इतना याद रखना इको मार्क के बारे में। और कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है। यह परिघटना किससे संबंधित है? तो सिकुड़ना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है, क्योंकि उच्च कॉन्सेंट्रेशन से या हाई कॉन्सेंट्रेशन से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ये प्रवाहित होता है। तो परासरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जिंक तो होगा ही नहीं सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर हम सोडियम को देखें तो सबसे पहले होता है पोटेशियम, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, फिर होता है सोडियम, ठीक है। तो सबसे ऊपर तो सोडियम को ही होना चाहिए, अगर पोटेशियम नहीं है तो यहाँ पर सोडियम तीसरे नंबर पर आ गया है, दूसरे नंबर पर आ गया, ये सभी गलत हो गए। अब ये पहला ही सही हो जाता है, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक ये सब अभिक्रियाशीलता के क्रम में घटते हुए क्रम में दिए हुए हैं।
प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है, देखो जो एंटीजन है वो क्या करता है, वो प्रतिरक्षी को निर्माण को बढ़ावा देता है। प्रतिजन यानी कि एंटीजन कहाँ पाया जाता है, तो जो ब्लड का आरबीसी पार्ट होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, वहाँ पर एंटीजन पाया जाता है। ये एंटीबॉडी के निर्माण को बढ़ावा देता है। वहीं पर अगर हम एंटीबॉडी की बात करते हैं तो एंटीबॉडी जो है ये कहाँ पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में जो एंटीजन पाया जाता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैपिटल ए, एक होता है कैपिटल बी। वहीं पर एंटीबॉडी जो बनता है ये डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मॉल ए, एक होता है स्मॉल बी। ठीक है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही हमारे ब्लड में एक तरीके के प्रोटीन होते हैं जो कि पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए हमारे जीके जीएस से रिलेटेड। अब हम देखते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन। ये अब आपका मैथ रीजनिंग आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है, ठीक है, एक कूट भाषा में दिया हुआ है। अब इसको आपको डिकोड करना है कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका वर्ग पूछा गया है ना। देखो सिंपल सा समझो, जब 11 होता है तो इसको क्या लिखते हो, 1 2 1 लिखते हो। 111 होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, 1 2 3 2 1 करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3 2 5 1 है ना। इसका वर्ग करोगे तो क्या होगा, देखो जब 3 वर्ग का था तो ये 3 तक गया था, यहाँ पर 5 1 है तो कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 तक जाएगा। उसके बाद घटते क्रम में कर दो, 4 3 2 1। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका वर्ग हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम हो। किसी ईंट के भार का 3/4 किसके बराबर है, 7/8 किलोग्राम के भार के बराबर है, तो उसके भार का 5/7% क्या होगा। ठीक है, तो उसके भार का 5/7% क्या होगा, यानी कि ईंट के भार का। तो पहले ईंट का भार ही निकाल लो। तो ईंट के भार का 3/4 जो है कितना है, 7/8 है, तो 4 दूनी क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x = हो जाएगा 7/6 किलोग्राम, है ना। ये ईंट का भार हो गया। ठीक है, तो ये ईंट का भार हो गया 7/6 किलोग्राम। तो उसके भार का 5/7 कितना होगा, तो इसके भार का आप 5/7 निकाल लो। तो जब 5/7 निकालोगे तो 7 से 7 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5/6, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। ठीक है, तो किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा, यानी कि जो पॉइंट तक कट जाए तो डॉट 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 ना जाए, वो होता है शांत दशमलव। तो 6 छंग 36 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। और 1/6 को आप देखते हैं क्या आता है, यहाँ पर 0 पॉइंट आ जाएगा। 6 छंग 36, फिर 6 छंग 36, 6 छंग 36, तो ये शांत दशमलव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 1/6। फिर यहाँ पर क्या है, 9 चौक 36 और 1/4 है, तो 1/4 का क्या हो जाता है, 0.25, तो ये शांत दशमलव हो जाएगा। 12 3 36, 1/3 को क्या लिखते हैं, 0.3333, और 1/12 को भी, ये भी नहीं हो पाएगा। तो शांत दशमलव में क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा राइट आंसर। किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। कितने छात्र हैं, 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। छात्राएं हमें पता नहीं है। किसी परीक्षा में छात्रों को प्राप्त अंकों का औसत 12 है। जो छात्रों हैं उनको प्राप्तांकों का औसत कितना है, 12 है किसी परीक्षा में, और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। यहाँ पर देखो, अभी 9 छात्र हैं, इनका औसत कितना है, 12 है। ठीक है, तो यानी कि इनका योग कितना हो जाएगा, 12 और 9, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 12 9 108, ये हो गया, इनका योग हो गया। प्लस क्या होना चाहिए यहाँ पर, और परीक्षा छात्राओं का प्राप्तांक कितना है, औसत 14 है। तो यहाँ इनकी संख्या मान लेते हैं x है, तो 14 और x का क्या हो जाएगा, 14 गुणे x करोगे तो 14x आ जाएगा, = ठीक है, किसके बराबर होगा, यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत इतना है, 13.1 है, और कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 9 + x हो जाएंगे ना, क्योंकि छात्रों की तो पता है लेकिन छात्राओं की पता नहीं है। तो 9 + x गुणे क्या करना है आपको, 13.1 करना है। अब इसको करना है आपने सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 108 हो जाएगा, प्लस 14x हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा ये 13 9 117, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 9 1 कम 9 हो जाएगा, और 13 9 117। ठीक है, 9 3 27 और 117.9 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 13.1x हो जाएगा। ठीक है, 13.1x हो गया। अब इसको क्या करो, आप इस साइड लेकर आओगे,
तो जब हम 13.1 को माइनस करेंगे किस में से, 14 में से, तो यह आ जाएगा 0.9x। 0.9x किसके बराबर हो जाएगा, तो 108 को 117.9 में से माइनस कर दो, तो 117.9 में से 108 को माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.9 और 17 में से 8 जाएगा तो क्या होगा, 9 8 17 होता है, ठीक है, 9.9 आ गया। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 0.9x इज इक्वल टू 9.9 हो जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। तो यानी कि x का मान, छात्राओं की कुल संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई, और छात्र कितने हैं, 9 हैं, 11 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। एक दिन का कितना प्रतिशत, 18 मिनट होता है, ठीक है। एक दिन का कितना प्रतिशत, तो एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। इसको ऐसे कर लो और इसका x% निकाल लो, x/100 किसके बराबर है, 18 के बराबर है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत पूछा जा रहा है कि 18 मिनट होगा। तो सॉल्व कर लो इसको, x की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कट कर दो, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 छंगे 18 और 6 चौको 24, ठीक है, और ये हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5/4, और परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे ही रहने दो, ये तो परसेंटेज आएगा 5/4 को भाग दो 1.25%, ठीक है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, बस, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक दिन का 1.25% किसके बराबर होता है, 18 मिनट के बराबर होता है। अब देखते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चंस। ढाक के वही 3 पात होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सदा एक सा होना, ठीक है। आंदोलन शब्द का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो आंदोलन का कहते हैं ना अभियान किया है, तो आंदोलन का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, अभियान हो जाएगा। अल्पज्ञ शब्द का सटीक विलोम सर्वत्र, अल्पज्ञ शब्द का सटीक विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है, थोड़ी जगह या कहीं पर, ठीक है, और सर्वज्ञ का मतलब होता है हर जगह, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में है, ठीक है। सरोज स्मृति तुलसीदास जूही की कली राम की शक्ति पूजा, ठीक है। तो किस में है, सरोज स्मृति में है, ठीक है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति नामक कविता से ली गई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, तो इन्होंने जो पत्रिका संपादित की थी उसका नाम क्या था, सरस्वती था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, अब पैसेज दिए हुए हैं जिनको पढ़कर क्या करना है, आपको आंसर्स करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं। इन ओल्ड मैन with steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road, ठीक है। एक बूढ़ा आदमी with steel rimmed spectacles, ठीक है, उसके जो चश्मे थे कैसे थे, स्टील के रिम के बने हुए थे, very dusty clothes और बहुत ही गंदा कपड़ा पहने एक बगल रोड के किनारे बैठा हुआ था। There was a pontoon bridge across the river and carts, truck and men, women, children were crossing it, ठीक है। क्या था, एक pontoon ब्रिज था जिस पे सभी लोग क्रॉस कर रहे थे, आदमी औरत, ठीक है, बच्चे सभी उसको क्रॉस कर रहे थे। The mule drawn carts staggered up the steel bank from the bridge with soldiers helping to push against the spokes of the wheels. The truck ground up and away heading out of it also. The peasants plodded along in the ankle deep in dust, but the old man sat there without moving, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें वहां पर चल रही थी, ठीक है, लेकिन जो वो आदमी था वो वहीं पर बैठा हुआ था, बिना हिला डुले वहीं पर वो बैठा हुआ था, ठीक है। अब ऑप्शन है आपके पास, व्हाट वाज द ओल्ड मैन वियरिंग, ओल्ड मैन ने क्या पहना हुआ था, तो क्या पहना हुआ था, स्टील रिम्ड स्पेक्टर्स एंड वेरी डस्टी क्लोथ्स। देखो ये भी पहना था, लेकिन ये भी पहना था, पर एक साथ ही आपका ऑप्शन कैस में है, डी में है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन दोज व्हिच क्रॉस द ब्रिज बिसाइड्स ह्यूमन बीइंग्स। मेंशन दोज व्हिच क्रॉस द ब्रिज बिसाइड्स ह्यूमन बीइंग, तो क्या क्या मेंशन था, म्यूल्स था, हॉर्स, मेन्स, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, कार्ट एंड ट्रक, सोल्जर्स एंड कार्ट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, ब्रिज मेंशन दोज व्हिच क्रॉस द ब्रिज बिसाइड्स ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के अलावा वहां पर क्या चीजें क्रॉस कर रही थी, तो कार्ट्स और ट्रक जो है वो क्रॉस कर रही थी, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। किसको छोड़कर, ह्यूमन बीइंग के अलावा वहां पर क्या चीजें जा रही थी, ये आपसे पूछा गया है।
हु वर हेल्पिंग टू पुश द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स, ठीक है, कौन हेल्प कर रहा था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सोल्जर हेल्प कर रहे थे, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड, ईच मैन एंड एवरी वुमेन, ईच मैन एंड ईच वुमेन हैज अ वोट, ठीक है, क्योंकि जब किसी भी नाउन से पहले ईच या एवरी लग जाए तो वो सिंगुलर हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस गिवन बिलो, रीता इज एक्सपेक्टिंग हर चाइल्ड, तो रीता सब्जेक्ट हो गया, बाकी सभी चीजें क्या हो गई, प्रेडिकेट हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुस्तकालय में 5 विषय की किताबें इस प्रकार रखी हैं, अर्थशास्त्र गणित के ऊपर है, यानी कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स हम इसको लिख देते हैं, जो इकोनॉमिक्स है वो मैथ के ऊपर है, तथा संस्कृत हिंदी के नीचे है, जो संस्कृत है वो हिंदी के नीचे है, संस्कृत हिंदी के नीचे है, हिंदी से ऊपर गणित है, तो हिंदी से ऊपर क्या है, मैथ है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, एचएस यहाँ लिख देते हैं। विज्ञान संस्कृत के नीचे है, तो जो साइंस है वो संस्कृत के नीचे आ गई, ठीक है, इस तरीके से। तो बताइए सबसे नीचे कौन सी किताब है, तो साइंस यानी कि विज्ञान सबसे नीचे है, तो सी राइट आंसर हो गया आपका, ठीक है, सी राइट आंसर हो गया ना यहाँ पर। नेक्स्ट आता है किसी महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, ये आदमी है, ठीक है, ये महिला है, इसकी ओर संकेत करते हुए कह रहा है वह दादा के इकलौते पुत्र, ठीक है, तो इस आदमी के जो पापा हैं उनके पापा इसके क्या हुए, दादाजी हुए, तो दादा के इकलौते पुत्र, तो दादा के इकलौते पुत्र कौन हो गया, इसका पापा हो गया, कि पुत्री है, यानी कि इस आदमी की क्या हो गई, ये बहन है, तो यह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो उसका क्या होगा, भाई होगा, सिंपल सी बात है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 48वां नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह के दाईं और बाईं ओर, मतलब एक तरीके से एक समझ लो, कुछ नहीं है, संबंध बताना है और कुछ नहीं, ठीक है, तो तापमान का डिग्री हो जाएगा, तो दूरी का क्या होगा, तो सिंपल सी आप बात बताओ, दूरी किसका मात्रक होता है, और या फिर दूरी का हम क्या लिखते हैं, किलोमीटर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आशीष 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ था, संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ, ठीक है, तो ये 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ है आशीष, और संजय जो है वो आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ है। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ा हो, ठीक है, तो संजय किस दिन पैदा हुआ था, ये 15 फरवरी कब हुआ, 15 फरवरी 1980 को हुआ है, और इससे 12 फरवरी 12 दिन पहले, आशीष से 12 दिन पहले, तो 12 दिन पहले मतलब 3 फरवरी को, 3 फरवरी 1980 को कौन पैदा हुआ, कौन पैदा हुआ है इस दिन, एक मिनट, यहाँ 3 फरवरी 1980 को ये हो जाएगा संजय, ठीक है, संजय पैदा हुआ 3 फरवरी को। तो अभी पहले गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी दिया हुआ है ना, 26 जनवरी दिया हुआ है, तो याद रखो कि 26 जनवरी को कौन सा दिन था, सोमवार था, ठीक है, 26 जनवरी को कौन सा दिन था, सोमवार था, तो जनवरी है तो 31 का महीना होता है, तो इसमें कितने शेष दिन बच रहे हैं, कितने शेष दिन बचेंगे बताओ आप, तो 26 और 26 5 31 हो जाएगा, 26 5 31 होगा ना, और उसके बाद इधर कितना 3 फरवरी की बात कर रहा है, ठीक है, तो 5 दिन क्या हो जाएगा, 8 फरवरी, मतलब 8 दिन हो जाएगा, ठीक है, तो 26 में सोमवार में 8 जोड़ दो, तो जब सोमवार में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार, यानी कि जो संजय है वो किस दिन पैदा हुआ था, मंगलवार को पैदा हुआ था, ठीक है, यानी कि ऐसे ही देख लो, ये 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ, ये उससे 12 दिन पैदा हुआ पहले, तो संजय को क्या हो जाएगा, 3 फरवरी को पैदा होगा ये, ठीक है। अब 3 फरवरी को कौन सा दिन था ये बताना है, तो जब 26 जनवरी को सोमवार था, 26 जनवरी को सोमवार था, तो 26 + 7 करोगे तो आ जाएगा, सिंपल सा आप बताओ, 26 + 7 करोगे तो ये 5 और 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 फरवरी को कौन सा दिन होगा, सोमवार, तो 3 फरवरी को क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। 35 लड़कों की एक कक्षा में ऊपर से असीम का क्रम 12वां है, नीचे से उसका क्रम क्या होगा, जब ऊपर का दिया हो नीचे से पूछा जाए तो क्या करना, सिंपल सा माइनस करना है, 35 - 12 + 1, और 35 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2 + 1, तो ये 24वां आ जाएगा, यानी कि नीचे से उसका क्रम क्या होगा, 24वां, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किन 2 सार्वजनिक टीवी चैनल का विलय करके उसे संसद टीवी का नाम दे दिया गया है, ठीक है, तो किसको दे दिया गया है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, इन दोनों का नाम बदल कर या इनका विलय करके इनको संसद टीवी का नाम दे दिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घरैकी पहचान चेलिक नाम अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है, ठीक है, नाम देखो, घरैक पहचान चेलिक नाम, तो कहाँ का अभियान है ये, उत्तराखंड का अभियान है।
भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ISSF विश्व कप शॉटगन में रजत पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा रजत पदक जो है वो भारत ने जीता है। ठीक है, वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? इजराइल है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर 56 नंबर, फॉल्कन क्लॉज 4 नामक अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो किन देशों के बीच फॉल्कन क्लॉज 4? अमेरिकी और सऊदी अरब के बीच में फॉल्कन क्लॉज 4 अभ्यास शुरू किया गया है। संजीव कोहली को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? संजीव कोहली को किस देश का? सर्बिया देश का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। संजीव कोहली सर्बिया, ऐसे याद रखना। ठीक है, पीएम मोदी ने जापानी जेन गार्डन और काइजेन एकेडमी का वर्चुअल उद्घाटन कहां पर किया? तो कहां पर किया है? अहमदाबाद में ही किया है। किसका? जापानी जेन गार्डन और काइजेन एकेडमी का वर्चुअल उद्घाटन अहमदाबाद में किया पीएम मोदी ने। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सेबी महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के लिए चुने गए हैं? सेबी महिला की बात हो रही है। सेबी महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के लिए कौन चुना गया है? डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी। तो ये सभी जो हैं चुने गए हैं, तो डी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। भारत का पहला राज्य कौन है जिन्होंने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू किया है? तो इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने देख ली। 60 नंबर क्वेश्चन, अब इसके आगे का देखते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। ठीक है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन भी यूपी में है। बकरी अनुसंधान और संस्थान ये आगरा में, ये भी उत्तर प्रदेश में है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। कैसे याद रखोगे? जियोफिजिकल, जा फिजूल है ना, हद कर दी है, जा फिजूल खर्च करता है ना, मतलब फिजूल ही खर्च करता है, हद कर दी है। तो इस तरीके से हैदराबाद याद रखना कि हैदराबाद में जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ है। भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन को। ठीक है, तो ये 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है, इस दिन रमन प्रभाव देखा गया था, यानी कि डॉक्टर CB रमन जो थे, इन्होंने खोज की थी, जिसको बाद में रमन प्रभाव के नाम से कहा गया था। यानी कि इसमें जो फोटान होते हैं वो बहुत ही ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, 1928 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इस दिन किस दिन हुआ? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन से हैं? ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक है, और इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी ने माई ट्रूथ और साथ ही साथ इन्होंने अनंत भारत, ठीक है, नामक पुस्तक लिखी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है। क्या लिखी? एन ऑटोबायोग्राफी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है। ठीक है, इंडियन फ्रीडम ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें। और कुलदीप नैयर की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन हाउस इन जेल। ठीक है, तो ये सभी जो है इंडियन बिन ये किसके हैं? कुलदीप नैयर के हैं। तो इंडिया बिन्स फ्रीडम किसने लिखा है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा, अबुल कलाम आज़ाद ने। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। शंभू महाराज संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो शंभू महाराज की बात करें तो ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, भारत अपने उत्तर प्रदेश के हैं। और कथक करते थे, ये कहाँ के हैं? ये लखनऊ के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, कथक करते हैं, शास्त्रीय नृत्य, शंभू महाराज लखनऊ से थे, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल से संबंधित है, लेकिन किसको दिया जाता है? ये गुरुओं को, शिक्षकों को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो ये 7 फील्ड में दिया जाता है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, चिकित्सा हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है इनके बारे में। 67 है, सुगम संगीत गायन शैली हैरी एक श्रृंगारिक रचना है, कहाँ की है ये? तो ब्रिज क्षेत्र की एक श्रृंगारिक रचना है हैरी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? देखो COP25 ऐसे याद रखना, मैड्रिड। ठीक है, तो ये मैड्रिड में हुआ था। COP26 की बात करते हैं अगर हम, COP26, ठीक है, तो इसका कहाँ पर हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ है ये।
ठीक है। स्कॉटलैंड में COP26 और COP1 अगर सबसे प्रथम की बात करें तो कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था स्टॉकहोम में, स्कॉटहोम में। कहाँ पर हुआ था, स्कॉटहोम में हुआ था, ठीक है। और COP1 हुआ था पहला, कब हुआ था, 1972 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्पाइसेज इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, केरल कोच्चि में, और ये वाणिज्य और उद्योग के अंतर्गत आता है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम अरबी भाषा कौन सी है, तो नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है, तो अरबी है। इसकी कुल 7 भाषाएं हो गई हैं, ठीक है। पहले 6 को मान्यता मिली थी, अब 7 हो गई हैं। नवीनतम जो है वो अरबी है, ठीक है। इसके पहले इसमें जो मिली है वो हिंदी को जगह अभी तक नहीं मिली है, ठीक है, तो याद रखना। अब यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर आपको क्या करना है, आंसर्स देने हैं। गद्यांश 1 है, वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या दलदलों से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षी तक को अपना देश प्यारा होता है। संध्या समय पक्षी अपने नीड़ की ओर उड़े चले जाते हैं। देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर वो त्याग, बलिदान और वीरता की कथा सुनाते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। यानी कि देश प्रेम है क्या कि परीक्षा की घड़ी में भी आप साथ खड़े रहें। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर, जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे। आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपने गद्यांश पढ़ लिया, बहुत ही अच्छा है, देश प्रेम पर आधारित है, ठीक है। अब आंसर्स करते हैं। देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है सभी मानवों में, पक्षियों में, सभी प्राणियों में, सभी पशुओं में। तो किसमें है, सभी प्राणियों में विद्यमान है, चाहे वो मानव हो, पक्षी हो, पशु हो, सभी प्राणियों में देश प्रेम का अंकुर विद्यमान होता है। सच्चा देश प्रेमी कौन होता है, जो वीर सपूतों की कहानियां सुनाता है, मातृभूमि का जयघोष करता है, जो परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है, वही सच्चा देश प्रेमी कहलाता है। देश प्रेम का अभिप्राय क्या है, देश के प्रति कोमल भावों का उदय, अनथक प्रयत्न करके देश का निर्माण करना, देश रहित के लिए शत्रु से संघर्ष करना, देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व या ममता जो है वही देश प्रेम का अभिप्राय है। संध्या समय पक्षी अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना नीड़ प्यारा होता है। वही देश महान है जहाँ के लोग कैसे होते हैं, शिक्षित और प्रशिक्षित, बेरोजगार और निरुद्ध में, कृषि और व्यापार से धना, जहाँ के लोग त्याग और उत्सर्ग में सदा आगे रहते हैं। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गद्यांश है, मनुष्य बुद्धि तथा हृदय दोनों ही रखता है। वह अपनी बुद्धि की सहायता से विचार, तर्क, उपयोगी ज्ञान की सृष्टि तथा प्रसार करता है और हृदय की सहायता से अनुभव और भावनाओं को संजोता और संभालता है, ठीक है। अतः बुद्धि का संबंध मुख्यतः विचार, तर्क तथा उपयोगी ज्ञान से है और हृदय का अनुभव और भावनाओं से, यानी जो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ही अनुभव है और जो भावना है, जैसे इमोशंस है, दुख है ना, सुख है, ये सभी जो है हृदय से है। और जो ज्ञान होता है वो कहाँ से है, वो बुद्धि से है। मानव जीवन में बुद्धि तथा हृदय दोनों विशेष महत्व रखते हैं, किंतु इन दोनों का कार्य करने का क्षेत्र अलग अलग है। किसी कार्य को अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक करना, अपनी कार्यकुशलता को व्यक्त करना, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि उपयोगी कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि की प्रधानता रहती है। सर्वथा परोपकार भावना के लिए किए जाने वाले कार्यों को करने, सुंदर तथा आकर्षक प्राकृतिक दृश्यों को देखकर आनंद और उल्लास का अनुभव करने और दीन तथा दुखियों को दुखावस्था में देखकर दुखी तथा द्रवीभूत होने में हृदय अपनी भूमिका निभाता है। इस प्रकार जहाँ ज्ञान का संबंध है वहीं बुद्धि को प्रधानता होती है और जहाँ अनुभूति और भावनाओं का संबंध है वहाँ हृदय पक्ष की प्रधानता होती है। इस प्रकार दोनों को कार्य करने के विषय तथा क्षेत्र क्या है, भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो मनुष्य के जीवन में बुद्धि तथा हृदय क्या है, एक दूसरे के पूरक है? नहीं। दोनों का अन्य आश्रित है? नहीं। दोनों साथ साथ कार्य करते हैं? नहीं। दोनों का ही विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। भूगोल, इतिहास तथा अर्थशास्त्र के ज्ञान को अर्जित करने में क्या होता है, तो बुद्धि मदद करती है ना। क्या मदद करती है? बुद्धि मदद करती है। किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए किसकी प्रधानता होती है? बुद्धि का प्रधान रहना होता है, ठीक है। बुद्धि जो होता है किसी कार्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करती है। सुंदर तथा आकर्षक प्राकृतिक दृश्य को देखकर जो हमारा हृदय है वो खिल उठता है, ठीक है। गरीब तथा दीन दुखियों को देखकर हृदय जो है वो दुखी और द्रवीभूत हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को इस पैराग्राफ से ये सभी आंसर आसानी से मिल गए होंगे। अब करते हैं यहाँ पर आपके बार डायग्राम और पाई चार्ट वगैरह के क्वेश्चन आंसर्स को, ठीक है। निम्नलिखित तालिका टीवी सेटों को बिक्री का वर्षवार विवरण दिखाती है, ठीक है। ये दे रखा है कि ये वर्ष है 1997 से 2002 तक का दिया हुआ है और ये इतना इनका
दिया हुआ है टीवी सेट की बिक्री का वर्षवार विवरण, ठीक है। यानी कि 1997 48,000, फिर 1998 में 40,000, इस तरीके से ये बिक्री दे रखी है। 2001 से 2002 में टीवी सेटों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1 से 2 का पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखो यहाँ पर 1 से 2 में है ना 18 से 40,000, तो इस तरीके से इसका निकाल लीजिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 18 से 40,000, तो 40,000 माइनस 18,000 अपॉन में क्या हो जाएगा, किससे पूछा है, 2001 से पूछा है, तो 2001 में कितना था, 18,000 था, गुणे क्या करना है, 100 कर देना है, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा। अब 40,000 में से 18,000 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 22,000 आ जाएगा, ठीक है। 22,000 आ जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको आप भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 18 1 जा 18 आ जाएगा, है ना। फिर क्या बचेगा, 8 4 12, तो 40 हो जाएगा, तो 18 दूनी 36, है ना, तो 36 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, फिर से 40 बच जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, देखो 18 का नाम 18, 4 22 हो गया, फिर 40 हो गया, तो 18 दूनी 36 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 18 दूनी 36 हो गया। तो इस तरीके से 122% ही आएगा, 122.22 आएगा, यानी कि 122% इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि इसका तो सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 82 है, किन 2 वर्षों के टीवी सेटों का अंतर न्यूनतम रहा है। तो किसके 2 का टीवी सेटों का न्यूनतम रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ का अगर हम देखते हैं 97 से 98 का, तो कितना आ जाएगा, इसका 8,000 का अंतर आ जाएगा। इन दोनों का देखो तो 10,000 का अंतर आ जाएगा, और इनका देखो तो 5,000 का अंतर आ जाएगा, और इसका देखो तो 7,000 का अंतर आ जाएगा, और इसका देखोगे तो 22,000 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम किसमें दिख रहा है, तो 30 से 25,000 सबसे कम अंतर किसमें है, 1999 से 1999 से 2000, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें टीवी सेटों का अंतर सबसे न्यूनतम रहा है। वर्ष 1999 और 2001 में हुई टीवी सेटों की बिक्री का योग किस वर्ष की बिक्री के बराबर है। 99 और 2001 का ऐड कर दो, तो 99 में कितना है, ये देखो 30,000 है, और 2001 में कितना है, 18,000 है, तो 30 + 18 कितना होगा, 48,000, और 48,000 किसका है, तो 1997 का है। इसका मतलब इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 1997 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1997 से 2002 तक टीवी सेटों की औसत बिक्री कितना रहा था, ठीक है। 97 से 2002 तक का पूरा पूछ रहा है, इन सबको प्लस कर लो। देखो प्लस कर देते हैं, तो सिंपल सा हमको क्या प्लस करना है, 48 40 30 25 18 और 40, इन्हीं को कर देना है, ठीक है। इनको करो, 8 8 16 16 5 कितना हो जाएगा, 21, 16 5 21 ना, तो 2 हो गया, 4 2 6 6 4 10 10 3 13 13 2 15 15 और 15 5 20 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 201, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 201, और 3 0 आगे लगा दीजिए क्योंकि इतने ये 1000 में है ना। तो अब इसको क्या करना है, 6 से भाग देना, कुल कितने हैं, 6 हैं, तो 6 से भाग दे दो, औसत निकल जाएगा। 6 3 18, कितना बचा, 2 बचा, तो 21 हो गया, फिर 6 3 18, फिर कितना बचा, 6 3 18, तो 2 बचा, 21 हो गया, 6 3 18, है ना। फिर 18 3 21 होता है, 30 हो जाएगा, 6 5 30, यानी कि 33,500 बचेगा, इसका औसत आएगा। तो 33,500 दिया है क्या, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब सबको प्लस करके 6 से भाग दे देना, औसत निकल जाएगा। 1998 में टीवी सेटों की बिक्री का 25%, 99 में टीवी सेटों की बिक्री की 4% का अंतर क्या होगा। 98 का 25 और 99 का 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 98 का 25, इसका 25% निकालना है, और 99 का 4% निकालना है। तो इसका 25 निकालो, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 25 चौका 100 हो गया, और 2 0 बढ़ जाएगा, इस तरीके से 10,000 आ जाएगा। और इसका निकाल लो, तो ये हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 4 3 क्या हो जाएगा, 1200 आ जाएगा, और 10,000 और 1200 का माइनस कर देंगे, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 0 0, 10 में से 2 गया 8 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया, कितना आ जाएगा, 8800 आ जाएगा। यानी कि दोनों का परसेंटेज निकाल के क्या करना है, माइनस कर देना है। 1998 और 99 का ना, 98 और 99 का, सॉरी 98 और 99 का, इसका 25% और इसका 4%, कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 3 12 होगी, 1200 हो गया,
और इसका 25%, तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये बचेगा 25 चौका 100 हो जाएगा, 2 0 और बचेगा, तो ये 10,000 हो गया। तो 10,000 में से क्या माइनस करेंगे हम, 1200 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 0, और 10 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, और ये 9 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 8800। तो 8800 ही तो आ रहा है, तो अंतर यहाँ पर क्या दिया इन्होंने, ऑप्शन ही नहीं। ठीक है डियर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 8800, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन आपका यही होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्देश दिया हुआ, एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ये कंपनी के खर्चे दर्शाए गए हैं। देखो सिंपल सा है, सब चीज़ें समझ लो, ये ज़्यादा मैं डिटेल में इसको पढ़वाती नहीं हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ये सभी दे रखे हैं कि इतने इतने जो ब्लॉक हैं इनके इतने परसेंटेज का दे रखा है खर्चा। फिर क्वेश्चन है D1 द्वारा किया गया खर्चा विभाग D6 द्वारा किए गए खर्चे का लगभग कितना है। D1 ने कितना खर्चा किया 19, D6 ने कितना किया 12%, इसका कह रहा है कितना प्रतिशत है, तो भाग दे दो, 4 तियाँ 12 और ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 19 और 25 का ऐसे कर दो, 3 छंग क्या हो जाएगा 18, और फिर 3 त्रिका 9, ऐसे ऐसे चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो, 25 तियाँ 75 हो जाएगा, 25 तियाँ 75 और 75 7 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 75 में 7 जोड़ दो तो 82 आ जाएगा, तो 2 हो गया इसका, 8 आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिमेनिंग। और 25 छक्का 150 और 150 में 8 जोड़ दोगे तो 158 है ना, तो लगभग इसका हो जाएगा 158.33, तो ये हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27वां नंबर देखिए, यदि कंपनी के कुल खर्चे 20 लाख रुपए हैं तो D2, D5, D4 के विभागों पर किया गया कुल खर्चा कितना होगा। तो यहाँ पर आप देखो D2, D4 एंड D5 दिख रहा है, D2, D4 और D5 इन सबको जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ो, तो कह रहा है ये कि 20 लाख किसके बराबर है, 100% बराबर किसके है, 20 लाख के बराबर है, किसके 20 लाख के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों का सम ये किसके बराबर होगा, तो जोड़ लो, 23 में 13 जोड़ो कितना आ जाएगा, ये 36 है ना, और 36 में 16 जोड़ दो, 36 और 16 तो ये हो गया 6 6 12 और 3 1 4 1 ये 52 हो गया। ठीक है, तो 52% किसके बराबर होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा 20/100 गुणे 52। ठीक है, 20/100 गुणे 52, 0 से 0 कट गया, 2 1 2 2 पंचे 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 धामा और 10.4 आ गया। ठीक है, 10.4 लाख, तो 10.4 लाख को आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10.4 लाख, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। वृत्तखंड D2 तथा D3 द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर क्या होगा, D2 एंड D3, D2 एंड D3 इनका अंतर निकाल लो, 23 माइनस 17 करो तो कितना आएगा, 6% आएगा, तो 6/100 गुणे क्या होगा 360 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 छंग 36, 6 3 18, 3 21/10 हो गया, तो ये हो गया 21.6 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 21.6 डिग्री, डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि कंपनी D2 विभाग के कुल खर्च 46,000 है तो सभी विभागों का कुल खर्च कितना होगा। D2 का खर्च दिया है 46,000, D2 कितना है 23% है। डियर स्टूडेंट इतना बताओ, जब 23% का खर्चा दिया है कितना 46,000, तो पूछ रहा है कि सभी विभागों का कितना होगा, तो यानी कि 100% का खर्च कितना होगा, तो ये हो जाएगा 46,000 बटे 23 गुणे 100, यही तो होगा, तो क्या हो जाएगा 23 दूना 46, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है 3 और ये, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख, इस तरीके से। ठीक है, 2 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट है वृत्तखंड D6 द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। D6 का देखो कहाँ पर है, D6 कितना है 12% है ना, तो इसका निकाल लो 12% कैसे आएगा, देखो यहाँ पर 12/100 कर दो गुणे 360 कर दीजिए, 0 से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 12 छंग 72, ठीक है, 12 तियाँ 36 और 36 में 7 जोड़ दो, तो 36 में 7 जोड़ दो तो 36 और 4 क्या हो जाएगा आपका 40, 40 3 43 हो जाएगा, और इसको 10 से भाग दे दोगे तो 43.2 डिग्री आ जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पाई चार्ट बहुत ही आसान आता है, आई होप आप सभी इसको कर लोगे, कोई दिक्कत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से 95। तालिका में 6 वर्षों में 3 राज्यों के चावल के उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया। ठीक है, ये ABC 3 राज्य हैं और 6 वर्षों का ये चावल का उत्पादन दर्शाया गया है। तो पहला क्वेश्चन है इसके बेस पर, वर्ष 2014 की तुलना में 2016 में राज्य बी में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2014 और 16 किस में, बी में। ठीक है, 14 से 16 में और किस में, बी राज्य का पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो कितने प्रतिशत की, तो यहाँ पर देखो 5.8, 7 माइनस 4.8 करना है। ठीक है, तो 5.4
5.7 क्या है यार, देखो यहाँ पर 5.7 माइनस 4.8 करना है, ठीक है। और माइनस करो इसको, कितना आएगा ये, 17 में से 8 जाएगा तो 9 8 17 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.9, ठीक है। 0.9 आ गया। और किससे पूछा जा रहा है, ये पूछो 2014 की तुलना में। तो 2014 में कितना था, तो 2014 में देखो 4.8 था, तो ये हो जाएगा आपका 0.9 अपान में 4.8 था, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, गुणे 100 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 25, ठीक है। और 25 नौया कितना हो जाएगा 225, और 225 को 12 से भाग दो, ठीक है। तो जब इसको हम 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 105 आएगा लगभग, ठीक है। और 12 छंग 72, 12 से 84, 12 अट्ठे 96, ठीक है। और 12 अट्ठे 96 हो गया, तो फिर कितना बचेगा, 4 और 9 5 9 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 सत्ते 84 है ना, तो ये हो जाएगा 18.75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि सभी 6 वर्षों में राज्यों के कुल उत्पादन के आंकड़ों के वृत्त आरेख के रूप में दर्शाया जाए तो वर्ष 2014 को त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा, ठीक है। अब करना क्या है, इसको पाई चार्ट के रूप में कह रहा है दर्शा दो, तो इसको पाई चार्ट के रूप में ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। कितने हैं, 6 है ना, तो अभी क्या करना है, 2011 का जोड़ लो सब, कितना आएगा 2011 का, 8 2 10 5 15, 4 3 5 3 8 8 4 12 1 13, 13.5 हो गया इसका जोड़ दो, 4 3 7 हो गया, 5 5 10 4 14.7 हो गया, इसका जोड़ो 8 8 16, 16 4 20, और 2 कैरी आ जाएगा, 5 5 10, 10 4 14, 14 2 16 हो गया, ठीक है। और इसका जोड़ दो, 8 2 10 4 14 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18 यानी कि 15, 17.4 हो जाएगा, ठीक है। 17.4 हो गया, इसका जोड़ दो, 7 2 9, 9 5 14, और 6 6 12, 6 त्रिक 18, 18.4 हो जाएगा। इसका देख लो, तो ये हो जाएगा 7 4 11, 11 9 20, और 6 6 त्रिक 18 2 20, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये सभी का दिया हुआ, तो इस तरीके से आपको बना देना है, ठीक है। 6 चाहिए ना टोटल इस तरीके से, तो यहाँ 20 लिख देना है, यहाँ पर 18.4 लिख दीजिए, यहाँ पर 17.4 लिख दीजिए, यहाँ पर 16 लिख दीजिए, यहाँ पर 14.7 लिख दीजिए, यहाँ पर 13.5 लिख दीजिए, सबका लिख देना है। फिर कह रहा है 2014 का केंद्रीय सेक्टर क्या होगा, तो 2014 का है कितना, तो 17.4 है, तो 17.4 अपॉन में ये टोटल जितना आया था प्लस करके ना वो लिख देना है आपको, और गुणे 360 कर देना है, ठीक है। तो इतना कर देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सभी वर्षों में राज्य ए में चावल का औसत उत्पादन कितना होगा। राज्य ए का औसत उत्पादन पूछ रहा है, तो राज्य ए में सभी का चावल का औसत उत्पादन, इन सबको क्या करना, प्लस कर दीजिए। तो 9 9 5 क्या होगा 14, 14 में 2 जोड़ो तो 16, और 16 4 20, 20 8 28, 28 में 2 जोड़ो तो 30, तो ये हो गया 0.3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा 6 6 12, 6 त्रिक 18, और 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30/6, तो 6 पंचे 30 लगभग इसका आ जाएगा औसत। तो 5 दिया हुआ है क्या, तो अगर दिया है 6 पंचे 30 है ना, 1 मिनट, 3 3 6 ही तो हैं, इनको जोड़ दो सबको, ए राज्य का ही तो पूछा गया ना। 9 5 14, 14 2 16, 16 4 20, 20 8 28, 28 2 30, तो ये हो गया 0 3 आया कैरी, ठीक है। 6 6 12, 6 त्रिक 18, और एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, नहीं 6 छंग 36 हो जाएगा ना, तो इसको 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा, एवरेज 6 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 94, सभी 3 चावल के वर्ष 2014 और 16 में हुए उत्पादन अनुपात क्या थे, ठीक है। 2014 और 16 में हुए अनुपादन का 2014 और 16 का बताना है अनुपात, ठीक है। तो इसमें कितना था, 2014 में कितना था, 8 2 10 4 14, 17.4 था, और इसमें क्या था 20 था, ठीक है। इनका अनुपात बताना है 17.4 और 20,
ठीक है। तो अनुपात बता दो, 17.4 अनुपाते क्या होगा 20 हो जाएगा। तो इसको ये हो जाएगा 174 अनुपाते क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, और ये 2 8 16 और 2 से 14 87.100 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी वर्षों में राज्य बी में चावल का औसत उत्पादन कितना हुआ है। राज्य बी में चावल का औसत उत्पादन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इनको प्लस करके 6 से भाग दे देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 2 9, 9 8 17, 17 4 21, 21 1 22 और 22 8 30 हो गया। तो 0 3 कैरी आ गया, और 5 5 10, 4 14, 4 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 3 क्या होगा 28 हो जाएगा, और ये दशमलव लग जाएगा, 6 से भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा 6 चौको 24, ठीक है। और 4 बचेगा तो 6 छंग 36, और फिर ये बचेगा 4 6 छंग 36, 46.6 आ जाएगा। तो लगभग आपका राइट आंसर हो जाएगा 4.7, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है 96 में देखो, वर्ष 2012 में राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि कितनी अधिक थी। 2012 का देखना है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान कहाँ पर है 26 है, उत्तर प्रदेश कितना 143 है, दोनों का अंतर निकाल लो। तो 13 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पर 13 बचेगा, 13 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 11, तो 117 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्षों के आंकड़े जोड़ने पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच कुल कृषि भूमि का अंतर कितना होगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तो महाराष्ट्र का जोड़ लो, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 175 में इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 8 80, ये 5, ठीक है। फिर उसके बाद 7 5 12, ये हो जाएगा 5, फिर उसके बाद है 7 5 12, 12 8 20, और ये 405 आ गया, किसका महाराष्ट्र का आ गया 405। फिर किसका पूछा मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का निकाल लो जोड़ के, 5 हो जाएगा, और 9 8 17, 17 4 21, तो ये 215 आ गया। तो 405 में से 215 को माइनस कर दो, तो 405 में से 215 को माइनस करेंगे 0 हो गया, 10 में से 1 गया 9 हो गया, और ये 190, तो 190 इसका राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। 2011 की तुलना में वर्ष 2013 में पंजाब में कृषि भूमि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पंजाब का देखो 2011 और 13 में तो कितने का अंतर है, तो 264 में से 220 को माइनस कर दीजिए और इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 6 में से 2 गया 4, और ये हो जाएगा 220 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 22 दूना 44 और 10 दूना 20, तो यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई है। 2011 में पंजाब तथा महाराष्ट्र और 2013 में मध्य प्रदेश में कृषि का अंतर क्या गया। 2011 में पंजाब और महाराष्ट्र का देख लो, ये है महाराष्ट्र का, ये है पंजाब का, तो कितना हो गया 300 हो गया। और उसके बाद किसका बोला है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का कितना है 40 है, 300 में से 40 माइनस कर दो तो कितना जाएगा 260 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2013 में औसत कृषि भूमि लगभग कितनी है, तो औसत कृषि भूमि वर्ष 2013 में इन सबको प्लस करके 6 से भाग दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आई होप आप सभी को समझ आ गया है। कोई डाउट आता है नेक्स्ट सेशन में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पर प्लीज डी लाइक शेयर सब्सक्राइब।